हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग लेक्चर में। किसके? कोशिका के। दोस्तों हम बीएससी फर्स्ट ईयर के मेजर थर्ड के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सेल की थ्योरी और उसकी हिस्ट्री के बारे में देखा था। उसके बाद हमने कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो प्रो का मतलब होता है पुराना और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। पुराना केंद्रक जिसका अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है। जैसे इनमें विभाजन की जो क्रिया होती है वो बहुत तेजी से होती है। विभाजन दो तरह का होता है, विभाजन या प्रजनन। अगर अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जिसे अपन हिंदी में प्रजनन कहते हैं, तो प्रजनन दो तरह का होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। तो इसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से होती है। इनका जो साइज होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, यानी बहुत छोटे होते हैं देखने में। कई बार तो हमें अपनी नग्न आंखों से ये नजर भी नहीं आते। इनकी कुछ इनके अंदर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, जैसे अगर अपन प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं तो इसमें जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये चार तरह के जीव प्रोकैरियोटिक सेल जिनके अंदर होता है हो सकते हैं। आगे इनमें बात करें तो अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिवर्धन नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम आप सभी के सामने बनाऊं तो ये सबसे बाहर होती है, इसके बाहर ये है इसकी झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हर तरह की कोशिका में पाई जाएगी, फिर चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या वो यूकैरियोटिक कोशिका हो। तो सबसे बाहर पाई जाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अलावा बीच में होता है केंद्रक। बीच में क्या होता है? केंद्रक। ठीक है, तो सबसे बाहर क्या है? हमारी कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये है हमारी कोशिका झिल्ली। ठीक है, बीच में पाया जाता है कोशिका द्रव्य या जिसे अपन अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। और इसके अलावा पाए जाते हैं हमारे अनुवांशिक पदार्थ जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल। तो जैसे केंद्रक के बाहर एक आवरण पाया जाता है, वो भी डबल लेयर्ड। कोशिका के बाहर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब दुई लेयर वाला आवरण प्रेजेंट है, झिल्ली प्रेजेंट है। ऐसे ही कुछ अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो सेल में पाए जाते हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं पर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है, मतलब प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो राइबोसोम करते हैं। केवल वो एक प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब किस प्रकार के? राइबोसोम के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है 70 और एक होता है 80। तो 70वें प्रकार का राइबोसोम यहाँ पाया जाता है। तो अगर मैं बनाना चाहूं तो ये एक बड़ी टोपी और एक छोटी टोपी, और इन दोनों को मिला करके बनता है आपका 70 टाइप का राइबोसोम। इसमें एस क्या होता है ये हम अपने आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा एक सिंपल सा डायग्राम। अब इस डायग्राम में आप बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और लेयर होती है जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल, तो वो भी इसमें पाई जाती है। और केंद्रक के अलावा मैंने लिखा है कि प्लाज्मिड डीएनए विशिष्ट समलक्षणों को बताता है। तो ये प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है? दोस्तों केंद्रक में हमारा डीएनए पाया जाता है और डीएनए बताता है कि हमारा विकास या हमारा डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा। तो डीएनए जो है वो मैं बता रहा हूं कि डीएनए होता है हमारा केंद्रक में, पर प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए केंद्रक के अलावा एक बाहर एक और स्ट्रक्चर में बनता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। और प्लाज्मिड डीएनए का फंक्शन क्या है या उसका कार्य क्या है कि वो विशिष्ट समलक्षणों को बताता है, मतलब इसे एक स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करता है। और वो क्या फीचर्स होते हैं या वो क्या लक्षण है वो हम देखेंगे जब अपन प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल में। अभी अपन को बस इतना ध्यान रखना है कि एक प्लाज्मिड डीएनए होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में।
अब हमारे सिलेबस में बताया गया है कि अलग अलग ये मूल आकार के प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। तो हमारे सिलेबस में मुख्यतः 4 मूल प्रकार के कोशिकाएं बताई गई हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो पहली है दंडाकार। दंडाकार कहते हैं इसको रॉड शेप, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रॉड शेप। तो ये कैसा होता है, ये आपने अगर फोटो में देखा होगा तो ये कुछ ऐसा होता है, ये रॉड शेप होता है जिसे दंडाकार कहते हैं। दूसरा होता है गोलाकार। गोलाकार सिंपल है, गोल शेप का होगा, ठीक है, गोल शेप या अंग्रेजी में कह लेते हो स्पेरिकल शेप। तो पहला है हमारा दंडाकार, दूसरा है हमारा गोलाकार, तीसरा है हमारा कोशाकार। कोशाकार मतलब होता है कॉमा शेप, कुछ इस तरह का शेप होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का शेप होगा, तो ये कॉमा शेप कहते हैं इसे, कोशाकार। और लास्ट है हमारा सर्पल। सर्पल मतलब ऐसे स्पाइरल शेप होंगे, कैसे होंगे, स्पाइरल शेप। तो मुख्यतः जीवाणु 4 मूल आकार के पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके मूल आकार। अब हम जब प्रोकैरियोटिक सेल में हम आगे बात करते हैं तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं। जैसे जब हमने बात की इसकी झिल्ली, फिर हम इसके एक बाहर और लेयर होती है, मैं बना देता हूं, इसके बाहर ये एक और लेयर है ये, ठीक है। इसे मैंने क्या नाम दिया था, मैंने कहा था इसे कोशिका भित्ति, ठीक है। और ये एक स्पेशल टाइप के पदार्थ की बनी होती है। उस स्पेशल टाइप के पदार्थ को अंग्रेजी में कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइड मतलब अमीनो, अमीनो एसिड आपने सुना होगा, प्रोटीन बनाता है। तो पेप्टाइडो और ग्लाइकेन, ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिश्रण से कोशिका भित्ति बनती है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। अच्छा, अब क्या प्रोकैरियोटिक सेल एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट कर सकती है, तो जवाब है हाँ, कर सकती है। उस तरह के मूवमेंट करने के लिए इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसा लंबा सा, ठीक है, इस तरह की पूंछ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस पूंछ जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं इस पूंछ जैसे स्ट्रक्चर को, फ्लैजिला। जैसे हमारे अंदर अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमारे अंदर हमारे पैर होते हैं, बट इनके पास किसी तरह का पैर नहीं, क्योंकि ये एक कोशिका के बने, और हम कैसे हैं, हम बहु कोशिका के बने। तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा प्रोकैरियोटिक सेल की मोटी मोटी जो बातें थी वो समाप्त होती हैं। अब हम एक एक करके सारे जितने भी इनमें मैंने पार्ट लेबल किए हैं, जैसे कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका द्रव हो गया। कोशिका द्रव क्या होता है, कोशिका द्रव मेन मैदान है जहां पर कोशिका की सारी रसात्मक क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, वो सारे इस द्रव के अंदर होते हैं। तो जो मेन एरिया है रासायनिक कार्यों का, वो क्या है, हमारा कोशिका द्रव है। तो इसी तरह हम एक एक स्ट्रक्चर के फंक्शन देखने जा रहे हैं, और फिर हम आगे बात करेंगे हमारी यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।